नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, अभी हमारी जो सीरीज चली हुई है वो क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान की हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है और इसमें आज हमारी 3rd क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के 2 जो हमारे लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को जल्दी से। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जाना था कि सूर्य में एनर्जी बनती कैसे है। तो उसमें हमने बात की थी अपना न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी बनती थी। तो ये तो था हमारा लेक्चर फर्स्ट। जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य में जो एनर्जी बन गई अब वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, यानी वो इंसोलेशन जो है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है और उसको क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। चलो भाई, पृथ्वी तक भी पहुंच गई। अब होता क्या है दोस्तों, कई दफ़ा क्या होता है, पृथ्वी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसोलेशन आता है यानी एनर्जी आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई दफ़ा बहुत ही कम एनर्जी आती है पृथ्वी तक, यानी कई बार तो ज़्यादा आ जाती है और कई बार कम आ जाती है एनर्जी। तो ये सब हो क्यों रहा है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले यानी वो कौन कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं इंसोलेशन को पृथ्वी तक आने में। तो देखिए दोस्तों, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। में भी आप लोग चैप्टर समझ गए होंगे लेक्चर कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इंसोलेशन को 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एक तो अर्थ है यानी पृथ्वी खुद इफेक्ट करती है इंसोलेशन को कम या ज़्यादा करने में, और दूसरा सूर्य भी इफेक्ट करता है इंसोलेशन को कम या ज़्यादा करने में। वो कैसे करता है अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सूर्य यानी सन क्यों करता है ऐसा, यानी सूर्य कई दफ़ा तो ज़्यादा भेज देता है एनर्जी, कई दफ़ा पृथ्वी पर कम एनर्जी भेजता है। वो किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला कारण आप लोग देख पा रहे हैं सूर्य धब्बा, सन स्पॉट, ये इसको सोलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य में आप लोग कभी देखोगे तो धब्बे पड़ते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आप लोगों को नजर आएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी सूर्य में बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे, बड़े ब्लैक स्पॉट दिखाई दे, तो समझ जाना कि पृथ्वी तक जो है ज़्यादा एनर्जी आएगी। दूसरा, जब भी सूर्य पर छोटे स्पॉट दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पे जो इंसोलेशन है, जो एनर्जी है, वो कम मात्रा में आएगी। अब ये सूर्य धब्बा होता क्या है, एक बार हम आप लोगों को इस फिगर के लिए ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने सन बनाया है, हमारा क्या है सूर्य, और सूर्य का ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है, और ये है सूर्य की सतह, सरफेस, बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस, जिसको क्या कहते थे, पिछली क्लास में हमने जाना था फोटोस्फीयर कहा जाता था दोस्तों, ठीक है, प्रकाश मंडल। और जबकि सूर्य के एटमॉस्फेयर को क्या कहते थे, उसको कहा जाता था क्रोमोस्फीयर, उसको कहते थे क्रोमोस्फीयर कहते थे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो सूर्य है एक तारा है और इस तारे में हमारा क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन भरा हुआ है भाई, ठीक है, प्रधानता। देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारी गैसें भरी है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में भरी है वो कौन सी भरी है, हाइड्रोजन भरी है। और सूर्य के केंद्र में ही लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सेशन हो रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, हीलियम में चेंज हो रहा है। और यहीं से क्या हो रही है, फिर एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी कैसे निकलती थी वो हम बात कर चुके हैं। अब अगर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा भाई, हीलियम जो है एक भारी गैस है, वो उसके सेंटर पॉइंट में ज़्यादा मात्रा में आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है, सेंटर में।
तो हीलियम एक भारी गैस है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जो भी भारा होता है अगर वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए सेंटर में सूर्य के केंद्र में हीलियम गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि बाहर जो गैस है वो कौन सी गैस मिलेगी आप लोगों को? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि हल्की गैसें ऊपर मिलेगी, भारी गैसें नीचे मिलेगी। तो होता क्या है, यहाँ से क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई भाई। देखो दोस्तों, ये मैंने आप लोग देख पा रहे हैं, इनको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सूर्य के ये जो आउटर लेयर है इनको सेल कहते हैं। इसको कनेक्टिव जोन भी कहा जाता है। कनेक्टिव जोन में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं और इन्हीं सेल्स में क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस भरी है। और इन्हीं सेल से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इन्हीं सेल से क्या निकलती है? एनर्जी। आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दो सेल मैंने बनाई है इनसे क्या निकल गई? एनर्जी निकलती है। अब होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखना भाई, मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस के अलावा और भी बहुत सारी गैसें यहाँ पे हमारी भरी हुई है। तो होता क्या है, जब भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी हाइड्रोजन का ज़्यादा मात्रा में हीलियम में कन्वर्सेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और बहुत ज़्यादा एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पे और जो बहुत सारी गैसें हैं वो भी इस रेडिएशन की वजह से क्या हो जाएगी? सूर्य के बाहर निकल जाएगी भाई, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, बहुत सारी गैसेस निकल जाएगी। तो क्या होगा, रेडिएशन तो अपना पृथ्वी तक आ जाएगी, एनर्जी तो कहाँ तक आ जाएगी? पृथ्वी तक आ जाएगी। लेकिन सूर्य से जो गैसें निकली थी बाहर, वो क्या होगा, वो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में जाके वापस सूर्य की तरफ आ जाएगी। वापस सूर्य की तरफ क्यों आएगी? क्योंकि सूर्य एक गुरुत्वाकर्षण का कार्य करेगा, यानी एक ग्रेविटी की फोर्स लगेगी और उन गैसेस के कणों को सूर्य क्या करेगा? वापस खींच लेगा अपनी तरफ। और जब भी ये गैसेस वापस सूर्य की तरफ आएगी तो ये दो सेल्स के बीच में आएगी भाई, ध्यान रखना, दो सेल्स के बीच में आती है। और यहाँ पे जब भी ये गैस आएगी तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई देगा? सूर्य पे धब्बे दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ कि सन स्पॉट होते कैसे हैं और बनते कैसे हैं। देखिए दोस्तों कि हाइड्रोजन का हीलियम में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कन्वर्सेशन होता है तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगी? एनर्जी निकलेगी। अब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी तो सूर्य में जो और सारी गैसें हैं वो भी उस प्रेशर की वजह से क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, सूर्य के क्रोमोस्फीयर में निकल जाएगी। रेडिएशन तो पृथ्वी तक चली जाएगी, लेकिन गैसेस थोड़ी ना सूर्य के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। गैसेस को क्या करेगा सन? वापस ग्रेविटी पावर की वजह से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और अपनी तरफ दो सेल्स के बीच में खींचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो लगातार एनर्जी निकल रही है सेल्स के बीच में से, तो सेल में से तो एनर्जी निकल रही है बाहर, तो वापस कहाँ पे आएगा? दो सेल्स के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी में हमारी गैसेस वापस आती है और उसी कारण हम लोगों को फिर वो कैसा दिखाई देता है? धब्बे दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया जितना बड़ा धब्बा होगा इसका मतलब समझ लेना कि उतनी ज़्यादा रेडिएशन निकली है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो उतनी सारी गैसेस के कण तो क्या होंगे? बाहर निकलेंगे और बाहर से वो वापस आएंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जितना बड़ा ज़्यादा धब्बा होता है उतनी ज़्यादा रेडिएशन पहुंचती है पृथ्वी तक, और जितना ज़्यादा सन स्पॉट कम होगा उतनी ही कम एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचेगी। हाँ जी भाई, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ये भी एक फैक्टर है जो हमारा भाई सूर्य और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसका भी ये भी कारण है कि पृथ्वी तक एनर्जी कई दफ़ा तो ज़्यादा मात्रा में आती है, कई दफ़ा कम मात्रा में आती है। तो इसको हम अपना लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे, अपसौर और उपसौर की कंडीशन जो होती थी। देखो 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है। और मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि आग की भट्टी के जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा इसका मतलब उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जो जितना दूर होगा उसको कम टेम्परेचर मिलेगा। तो उसी वजह से क्या होता है, जब सूर्य ज़्यादा दूर पे होता है पृथ्वी से तो उस टाइम एनर्जी कम पहुंचेगी, और जब सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है तो उस टाइम एनर्जी पृथ्वी पे क्या होगी? ज़्यादा पहुंचेगी। आई थिंक आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा।
हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सूर्य की किरणों का झुकाव यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। होता क्या है, अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे बताऊं। देखो दोस्तों, मान लो ये कोई पॉइंट है एक भाई, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, ये हमारा कुछ 3 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। यहाँ से क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है भाई। यहाँ पे 3 मैंने एक सरफेस बनाई है, एक सरफेस तो है बिल्कुल सीधी ऐसे, एक सरफेस मैंने बना दी ऐसे टेढ़ी, और एक सरफेस बना दी मैंने ऐसी, ठीक है। 3 सरफेस आप लोगों को नजर आ रही है। अब देखो दोस्तों, अगर ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी, ए पॉइंट से जब भी एनर्जी जाएगी तो ये यहाँ से टकराएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, आप लोग देख पा रहे हैं सरफेस कैसी है, इस प्रकार है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हाँ जी भाई, अगर सरफेस थोड़ा सा टेढ़ी है और यहाँ से एनर्जी जाएगी तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं जी, ये थोड़ा सा कम बनेगा 90 से, क्योंकि 90 के लिए तो क्या चाहिए था हम लोगों को, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लोग कहोगे लाइन के ऊपर लाइन है तो यहाँ तो एंगल ही नहीं बन रहा, कोई 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये चीज़ें मैंने क्यों बताई आप लोगों को। देखिए दोस्तों, आप लोग इस फिगर में आओ। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा सन, ये है हमारी अर्थ, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। अर्थ के मैंने 3 पॉइंट आप लोगों को दिखाई दिए हैं, 3 स्थितियां ए, बी और सी। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सूर्य से जब एनर्जी आती है पृथ्वी के इक्वेटर की तरफ, देखो दोस्तों, ये मैंने इक्वेटर बनाया 0 डिग्री, ये मैंने बनाया 66.5 डिग्री और ये मैंने बनाया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री पे यानी पृथ्वी के विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पे सूर्य का कितने डिग्री का कोण बनता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान रखना कितने डिग्री का बना रहा है, ये 90 डिग्री का। यानी इक्वेटर पर हमेशा सूर्य का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ पहुंचेंगे तो पोल्स पे ये जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस सूर्य का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सूर्य का आपतन कोण कितना, 0 डिग्री। देखिए तीनों कंडीशन दिखाई दी है आप लोगों को कि यहाँ तो एक आप लोगों को 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, सूर्य से जब यहाँ एनर्जी आई तो अब की बार देखो इस प्रकार सरफेस बनेगी। क्यों, डायरेक्ट ऐसी नहीं बन सकती, क्योंकि पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा टेढ़ी है भाई, ऐसे है, थोड़ा सा गोलाकार है, तो गोलाकार में तो सतह ऐसी बनेगी। नजर आया? अब देखो दोस्तों, हम इसमें ऐसे तो बना नहीं सकते सीधा कि 90 डिग्री का कर दें, और यहाँ से जब ये आएगी तो कुछ ना कुछ हम लोगों को 90 से कम ही देखने को मिलेगा। और पोल्स पर तो ये बिल्कुल ही इसके इस लाइन के एक्सिस के पैरेलल ही चली जाती है या ऊपर से ही चली जाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। यानी मैं फिर से एक बार बता दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट है क्या, ध्यान रखना कि हमेशा पृथ्वी के इक्वेटर पे सूर्य का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर से जिस प्रकार हम ऊपर चलेंगे पोल्स की तरफ तो उतना ही डिग्री कम होता चला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोगों से पूछा जाए सूर्य का आपतन कोण 0 डिग्री कहाँ पे होता है, तो वो होता है पोल्स पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज़्यादा यानी 90 डिग्री कहाँ पे होता है, तो वो होता है इक्वेटर पे। तो देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस से होता क्या है, अब इससे क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताने से होता क्या है। अब आप लोग देखो, ये है हमारी भाई, अब मान लो 2 बाइक है, एक बाइक चले 10 किलोमीटर, एक बाइक चले 50 किलोमीटर, तो ये बताओ एनर्जी खपत ज़्यादा किसकी होगी भाई, जो 50 किलोमीटर चलेगा उसकी तो एनर्जी ज़्यादा खपत होगी, लेकिन जो 10 किलोमीटर चलेगा उसके पास तो एनर्जी क्या है, स्टोर है, बची हुई है उसके पास तो एनर्जी। सेम यहाँ पे होता है भाई, कैसे, मान लो ये है हमारा सूर्य, ठीक है, ये क्या है हमारा सन, और ये है हमारी पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, अगर यहाँ से ये लाइन, इनके बीच दूरी देखो कितना है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, इनके बीच दूरी देखो कितना है,
और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, इनके बीच दूरी कितनी है। आप लोगों को डिस्टेंस कम कहाँ पे नज़र आ रहा है, इक्वेटर पे, समझ आया, सेंटर पॉइंट पे। इससे ऊपर जाओगे तो जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे होता क्या है दोस्तों, यानी जहाँ कहीं भी अगर सूर्य की रेस, सूर्य की जो एनर्जी है अगर वो कम चलेगी तो उसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा मात्रा में स्टोर है, और जहाँ पे वो ज़्यादा चलेगी इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कम बची हुई है। इससे होता क्या है कि भाई अब आप लोग ध्यान रखना कि इक्वेटर पे हमेशा इंसोलेशन की मात्रा या एनर्जी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी की मात्रा लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी कारण तो क्या होता है दोस्तों कि पोल्स पर क्या होता है, हमेशा बर्फ रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की एनर्जी को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है पोल्स तक, जिसके कारण उसकी एनर्जी लगातार क्या होती चली जाती है, खपत होती चली जाती है, कंज्यूम होती चली जाती है। और इक्वेटर के उस पर देखिए तो उसको बहुत कम चलना पड़ता है, उसके पास एनर्जी है, वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगी। समझ आया? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ होता है, तो इस सामान्य स्थिति में देखिए तो हमारा सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ होना चाहिए, इक्वेटर पे। तो जिस प्रकार ऊपर चलेंगे उसी प्रकार इंसोलेशन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। हाँ जी भाई, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहाँ एक अपवाद है भाई। क्या अपवाद है वो अब बता देते हैं, वो अब थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं। अभी के लिए ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब आप लोग ये तो हमने पढ़ा कि वे सन के कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण हमारा इंसोलेशन या सूर्य तप प्रभावित होता है, कम या ज़्यादा पहुँचता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथ्वी अर्थ के वो कौन कौन से फैक्टर है जो इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई वोल्केनिक डस्ट, ज्वालामुखी धूल कण। देखो दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को पता है हमारी अर्थ पे लगातार क्या होते हैं, वोल्केनो आते रहते हैं। तो ज्वालामुखी जब आते हैं तो क्या करते हैं, आसमान में धूल कणों का अंबार सा लग जाता है भाई। ठीक है, हमारा इंडोनेशिया में क्राकाटुआ में एक बार ज्वालामुखी आया था और उस ज्वालामुखी ने क्या किया था भाई, आसमान में हमारे धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल फैला दिए थे। उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का जो औसतन हमारा तापमान है वो 2 डिग्री से कम हो गया था दोस्तों। समझ आया? यानी मैंने पिछली क्लास से बताया था कि धूलकण क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जब भी सूर्य की एनर्जी आएगी ऊपर से तो हमारे वायुमंडल में अगर उसको डस्ट पार्टिकल मिलेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, उस एनर्जी को वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसको वापस क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। यानी हमारी पृथ्वी की धरातल तक, सरफेस तक उस एनर्जी को नहीं आने देंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखो भाई, क्लाउड्स, फोग, डस्ट यानी बादल, धुंध, धूलकण, ये भी इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं। पिछली क्लास में याद करो भाई, फिर से हम लोगों ने बताया था, ये मान लो पृथ्वी की सरफेस है जिसपे आप लोग खड़े हैं भाई। ठीक है, इससे ऊपर क्या होता है, आप लोगों को आसमान में देखते हो तो बादल दिखाई देते हैं आप लोगों को। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, सूर्य से एनर्जी आती है, इसको क्या कर देते हैं, या तो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं या क्या करते हैं, इसको यहीं पे अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हमारी सरफेस तक एनर्जी नहीं पहुंच पाती और इंसोलेशन क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। समझ आया? हाँ जी भाई। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है पृथ्वी का स्थल, प्लेस, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, कलर और उसका स्लोप भी एक इफेक्ट डालता है हमारे इंसोलेशन पे। ये क्या लिखा है एक बार समझा देता हूँ भाई। मान लो हमारी जो सरफेस है, अगर जो सतह है जिस पे आप खड़े हो वो सतह अगर चिकनी सतह है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंसोलेशन यानी सूर्य है, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों। समझ आया? लेकिन जहाँ खुरदरी सतह होगी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इंसोलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है।
समझ आया? हाँ जी। तो स्थल भी प्रभावित करते हैं हमारे इंसोलेशन को कम या ज़्यादा करने में। उसी प्रकार कलर्स भी इफेक्ट करते हैं। अगर कोई कलर गाढ़ा कलर है, डार्क कलर है, तो वो क्या करेगा, इंसोलेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई डार्क कलर नहीं है कपड़े का या किसी भी सतह का, तो वो क्या करेगा, इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। थर्ड, ढाल की अभिमुखता, यानी ढाल, स्लोप। अगर भाई सूर्य के स्लोप के अकॉर्डिंग अगर ये है, यानी अगर आप लोग यहाँ पे देखो ढाल यहाँ पे कैसा है, इस अगर ऊपर जाते जाएंगे पृथ्वी के, तो ढाल लगातार क्या हो रहा है भाई, कम होता जा रहा है। तो जहाँ पे ढाल ज़्यादा मात्रा में है या सूर्य के सम्मुख जो भी स्थान है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा एनर्जी भी क्या होती जाती है, लगातार कम होती चली जाती है। ये यानी स्लोप पर भी डिपेंड करता है कि पृथ्वी का स्लोप कैसा कहाँ पे है, वो भी हमारे इंसोलेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी दोस्तों, मैंने एक पॉइंट अभी आप लोगों के लिए छोड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि सूर्य का 90 डिग्री का कोण, सूर्य की एनर्जी जो पृथ्वी पर आती है, और वो एनर्जी 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनाती है, पृथ्वी के। तो पृथ्वी के 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनाती है, इक्वेटर पे, और 0 डिग्री का कहाँ पे बनाती है, पोल्स पर, ध्रुवों पर। ठीक है, ये आप लोग सीख चुके हैं कैसे होता है। अब मैंने बताया था इसका एक अपवाद है। वैसे तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई हाई इंसोलेशन, यानी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कहाँ आएगी, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कहाँ आएगी, इक्वेटर पे। यहाँ पे हाई इंसोलेशन होना चाहिए। और कम मात्रा में यानी लो इंसोलेशन कहाँ पे होना चाहिए, या लो एनर्जी, सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होनी चाहिए, पोल्स पर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ना यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है, अपवाद है कुछ इसका। कैसे? अब आप लोगों को ये फिगर देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सूर्य है, ये है हमारी अर्थ। आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य से ये हमारी एनर्जी आई पृथ्वी की तरफ, और ये इक्वेटर, ये हमने इक्वेटर बनाई है। इक्वेटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये दिखाई दिया है आप लोगों को 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन ये लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए दोस्तों, भाई हमारा इक्वेटर पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे कैसा इंसोलेशन होना चाहिए, हाई इंसोलेशन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे इंसोलेशन हमारा कैसा है, मीडियम इंसोलेशन हो गया है। क्यों भाई, हाई इंसोलेशन क्यों नहीं है, ये तो कम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ तो क्या है, कम डिस्टेंस है। इसका कारण क्या है भाई, ड्यू टू क्लाउड, बादलों की वजह से। इक्वेटर के ऊपर, सूर्य पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स है भाई, बहुत सारे बादल हैं। और अभी अभी हमने बात की कि बादल किस प्रकार इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं, वो हमारी सतह तक नहीं आने देते एनर्जी को। इसलिए हमारा जो हाई इंसोलेशन हम लोगों को मिलता है वो कहाँ मिलता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे हाई इंसोलेशन होता है। क्यों हाई इंसोलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे क्या है, वहाँ पे वो डेजर्ट इलाका है, मरुस्थली एरिया है। और जहाँ पे मरुस्थल इलाका होता है उसके ऊपर का आसमान बिल्कुल क्या होता है, साफ होता है। और आसमान साफ होगा तो सूर्य, मान लो ये सतह है, आसमान साफ है तो एनर्जी क्या होगी, लगातार हमारी सतह तक आती रहेगी। तो उसकी ही वजह से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि हाई इंसोलेशन पृथ्वी कहाँ प्राप्त करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। और इक्वेटर पे मीडियम इंसोलेशन होता है। वो किस वजह से होता है आप लोग समझ गए थे, लेकिन होना क्या चाहिए था कि इक्वेटर पे तो हाई इंसोलेशन होना चाहिए था और पोल्स पे लो इंसोलेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो तो सेम है, जिस प्रकार हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो लगातार इंसोलेशन की मात्रा हमारी क्या होती जाएगी, एनर्जी की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी भाई, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कि इंसोलेशन इफेक्ट कैसे होता है हमारा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपना अगली क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।